Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the John Locke's concept of natural state. जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा। होब्स की तरह ही लॉक ने भी अपने राजनीतिक दर्शन की जो शुरुआत है वो प्राकृतिक अवस्था से ही की है। होब्स के द्वारा जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया गया था वह अवस्था जहां सबके साथ और सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी, इसके ठीक विपरीत लोक का ये मानना था कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो संघर्ष की अवस्था ना होकर शांति की, सद्भावना की, पारस्परिक सहायता की और स्वतंत्रता की अवस्था है। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार दोनों ही विद्यमान थे और उसके अनुसार जो प्राकृतिक कानून हैं वे सार्वभौमिक नियम हैं जो कि सुनिश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता और सार्वभौमिक होते हैं, यानी सभी जगह समान रूप से वे पाए जाते हैं। और प्राकृतिक अवस्था में यह नियम था कि तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। प्राकृतिक अवस्था को परिभाषित करते हुए लोक ने लिखा है कि जब व्यक्ति विवेक के आधार पर इकट्ठे रहते हो, पृथ्वी पर कोई सामान्य उच्च सत्ताधारी व्यक्ति ना हो और उनमें एक दूसरे को परखने की शक्ति हो, तो वह उचित रूप से प्राकृतिक अवस्था है। इस प्रकार जो लोक ने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है वह है स्वर्ण युग की अवस्था है, जो जिसमें शांति और विवेक का बाहुल्य है। इसके विपरीत होब्स ने जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया था वह पूरी तरह से असामाजिक थी और दुर्गुणों से भरी हुई थी। इसमें चारों ओर युद्ध का वातावरण था, लेकिन लोक ने जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है वह शांति और विवेक से परिपूर्ण थी। जॉन लॉक ने जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता है सामाजिक अवस्था। लोक ने जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है वह एक सामाजिक अवस्था है जिसमें मनुष्य नैतिक अवस्था को मानने वाला है और उसके अनुसार ही आचरण करने वाला प्राणी था। राज्य और शासन का अभाव होने के बावजूद भी अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति नहीं होती थी। लोक के प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य शांत, सहयोगी, सद्भावपूर्ण और सामाजिक था। तो इस प्रकार लोक ने जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है वह सामाजिक अवस्था थी। दूसरी विशेषता है अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन। लोक ने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की लोक की जो प्राकृतिक अवस्था उसमें मनुष्य अपने अधिकारों के साथ ही साथ कर्तव्यों का पालन भी करता था। मनुष्य के जो मूल अधिकार हैं उनका स्रोत प्राकृतिक कानून है। लोक के अनुसार मानव के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का आधारभूत कारण प्राकृतिक कानून ही था। तो मनुष्य के अधिकार थे, उसके साथ ही साथ उनके कुछ कर्तव्य भी थे। अधिकारों के साथ साथ मनुष्य अपने कर्तव्यों को भी पूरा करता था। तीसरी विशेषता है प्राकृतिक अधिकारों की अवस्था। लोक के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था है वो प्राकृतिक अधिकारों की अवस्था थी। इसमें न्याय, मैत्री, सद्भावना और शांति की भावना का जो मूल आधार है वो प्राकृतिक कानून है। लोक का ये कहना है कि ईश्वर ने इन प्राकृतिक कानूनों को मानवीय आत्मा में स्थापित किया है, जिसके कारण मनुष्य कानून के अनुसार ही आचरण करता है। चौथी विशेषता है दंड की व्यवस्था। लोक का मानना था कि मनुष्य को दूसरों के जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति को क्षति पहुंचाने से रोकने के लिए अन्य मानवों को दंड देने का अधिकार था, जो प्राकृतिक कानूनों की अवहेलना करते थे। प्रत्येक को कानून भंग करने वालों को उतना ही दंड देने का अधिकार है जितना कानून को भंग होने से रोकने के लिए प्राप्त है। प्राकृतिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए मनुष्य को प्राकृतिक कानूनों का पालन करने के साथ ही साथ उसके उल्लंघन करने वालों को दंडित करना भी अनिवार्य था। इस प्रकार लोक की जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें दंड की भी उचित व्यवस्था की गई थी और दंड केवल इतना ही दिया जाना चाहिए जितना कि उस अपराध के लिए जायज हो। पांचवी विशेषता है पूर्ण सामाजिक ना होकर पूर्व राजनीतिक थी। लोक की जो ये प्राकृतिक अवस्था है वो पूर्ण सामाजिक ना होकर पूर्व राजनीतिक है। लोक का ये मानना है कि होब्स की तरह ये पूर्व सामाजिक नहीं है,
यह सभी मनुष्यों को सामाजिक प्राणी मानकर व्यक्ति के सभी अधिकार उसके सामाजिक जीवन में ही संभव मानता है। इस प्रकार ये पूर्व सामाजिक न होकर पूर्व राजनीतिक है। छठी विशेषता है प्राकृतिक कानून नागरिक कानून का पूर्वगामी है। नागरिक कानूनों का जन्म प्राकृतिक कानूनों से ही हुआ है, इसलिए प्राकृतिक कानून नागरिक कानूनों का पूर्वगामी है। लोक प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून को एक दूसरे के पूरक मानता है। उसका मानना है कि प्राकृतिक कानून नागरिक कानून का पूर्वगामी है और यही प्राकृतिक कानून व्यक्तियों के आचरण को नियमित और अनुशासित करता है। सातवीं विशेषता है नैतिकता कानून की जननी है। लोक नैतिकता को कानून की जननी मानता है। उसका कहना है कि कानून उन्हीं नियमों को क्रियान्वित करता है जो पहले से प्रकृतितः उचित है। होब्स के विपरीत लोक जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानता है। लोक का कहना है कि सभी अधिकार पूर्व राजनीतिक अवस्था में भी विद्यमान थे। इसलिए होब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है उसमें कानून की जननी है नैतिकता। नैतिकता को लोक ने कानून की जननी माना है। लोक की जो प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा थी उसकी विशेषताओं के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब लोक की जो प्राकृतिक अवस्था में कमियां थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लोक की जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें काफी भोलापन, सच्चाई और सौजन्यता विद्यमान है, लेकिन इस पर भी यह पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं है। लोक की जो प्राकृतिक अवस्था है उसकी कुछ कमियां हैं। सबसे पहली कमी है इसमें लिखित कानूनों का अभाव है। लोक की प्राकृतिक अवस्था में एक स्थापित, निर्धारित और सुनिश्चित कानून की कमी थी। कानून का लिखित रूप न होने की वजह से ही लोग उसकी मनचाही व्याख्या करने में स्वतंत्र थे। सभी लोग अपने अपने अनुसार उन कानूनों की व्याख्या कर लेते थे। कानून की मनचाही व्याख्या अराजकता को ही जन्म देती है। इस प्रकार हम ये नहीं कह सकते कि लोक की जो प्राकृतिक अवस्था उसमें शांति थी। अगर सभी व्यक्ति अपनी अपनी अनुसार ही अपने कानूनों की व्याख्या करने लगेंगे तो इससे अराजकता फैलेगी, शांति नहीं। इसलिए ये लोक की प्राकृतिक अवस्था की सबसे बड़ी कमी थी कि वहां पर लिखित कानूनों का अभाव नहीं था। दूसरी कमी है निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायाधीशों का अभाव है। लिखित कानूनों के साथ ही साथ न्यायाधीशों का भी अभाव था। प्राकृतिक अवस्था में निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं होते थे, वे पक्षपातपूर्ण ढंग से न्याय करते थे। लोक की इस अवस्था में हर एक व्यक्ति स्वयं अपना न्यायाधीश है, कोई तीसरा निष्पक्ष व्यक्ति न्यायाधीश नहीं था। इस अवस्था में प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करना और उनको निष्पादन करने वाली कोई शक्ति विद्यमान ही नहीं थी। तीसरी कमी है कार्यपालिका का अभाव। जैसे कानूनों को बनाने वाली संस्था का अभाव था, न्यायाधीशों का अभाव था, उसी तरह कानूनों को लागू करने वाली कार्यपालिका का भी अभाव था। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति स्वयं ही अपने कानूनों को लागू करते थे, स्वयं ही बनाते थे और स्वयं ही न्याय करते थे। इसलिए इस व्यवस्था में कोई भी कार्यपालिका नहीं थी, ना कोई कार्यपालिका थी, ना कानूनों को बनाने वाली विधान पालिका थी और ना ही निष्पक्ष न्याय करने वाली न्यायपालिका थी। लोक की जो प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा है उसकी कई आलोचकों ने आलोचनाएं भी की है। प्राकृतिक अवस्था के इतने सुंदर चित्रण के बाद भी लोक की प्राकृतिक अवस्था की आलोचनाएं की गई हैं। सबसे पहली आलोचनाएं हैं कि ये पूंजीपति वर्ग का दर्शन है। लोक की जो प्राकृतिक अवस्था है वो संपूर्ण अधिकार युक्त पूंजीपतियों के वर्ग का ही दर्शन है, जिसका लोक स्वयं भी एक सदस्य था। लोक का व्यक्ति केवल अपने अधिकारों की मांग करता हुआ ही दिखाई देता है। लोक का मनुष्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दूसरे के अधिकारों का हनन करने में भी पूरी तरह से स्वतंत्र है। लोक की प्राकृतिक अवस्था में कानूनों का लिखित रूप न होने की स्थिति में पूंजीपति वर्ग अपने आर्थिक प्रभुत्व के बल पर कानूनों का मनमाने ढंग से प्रयोग करते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। इस प्रकार जो लोक की प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा है वो पूंजीपति वर्ग का दर्शन है और इसी आधार पर इसकी आलोचना की गई है। दूसरी आलोचना है एक पक्षीय चित्रण। लोक की प्राकृतिक अवस्था मानव स्वभाव के एक पक्ष का ही चित्रण करती है। मानव की दैत्य प्रकृति की इसमें उपेक्षा की गई है, बल्कि हम ये सभी जानते हैं जबकि कि मानव अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों का मिश्रण है, लेकिन लोक ने केवल मानव की अच्छी प्रवृत्तियों का ही वर्णन किया है और उसकी दैत्य प्रवृत्तियों की उपेक्षा की है। इसलिए लोक का ये वर्णन एक पक्षीय चित्रण है, जिसकी वजह से इसकी आलोचना की गई। तीसरी आलोचना है अविश्वसनीय। लोक प्राकृतिक अवस्था में जिस शांति का वर्णन करता है, अभूतपूर्व प्रगति होने पर आज भी वह नहीं आई। लोक ने अपनी प्राकृतिक अवस्था में शांति का वर्णन किया था, लेकिन शांति तो अभी तक भी स्थापित नहीं हो पाई है समाज में।
इसलिए उसका प्राकृतिक अवस्था का वर्णन अविश्वसनीय है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पूर्ण शांति कहीं भी विद्यमान नहीं हो सकती, इसलिए उसका यह सिद्धांत अविश्वसनीय है। चौथी आलोचना है अवैज्ञानिक है। लोक ने प्राकृतिक दशा में उस अवस्था को छोड़ने का कारण नहीं बताया है, इसलिए लोक की प्राकृतिक दशा का चित्रण अवैज्ञानिक है। पांचवी आलोचना है अनैतिहासिक और अप्राकृतिक। लोक की जो प्राकृतिक अवस्था है वो न तो ऐतिहासिक है और ना ही प्राकृतिक। जोन्स का कहना है कि लोक की प्राकृतिक अवस्था न ऐतिहासिक है और न ही प्राकृतिक है। वास्तव में लोक की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की वही स्थिति है जो संगठित समाज में मनुष्य की होती है। इन आधारों पर यह कहा जा सकता है कि लोक की प्राकृतिक अवस्था शांति, परोपकार, सदाचारी, बुद्धियुक्त गुणों से भरपूर होते हुए भी कई दोषों से ग्रस्त थी। इस अवस्था में कानूनों का अलिखित होना समाज में अराजकता की स्थिति पैदा करता है। न्याय की परिभाषा करने वाली संस्था का अभाव था। फिर भी लोक ने अपनी प्राकृतिक दशा के बारे में लिखते हुए मानव स्वभाव के अच्छे गुणों पर प्रकाश डाला है। इसलिए नैतिक दर्शन में लोक की यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। हालांकि इसमें कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका का अभाव था, लेकिन फिर भी इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि लोक ने मानव स्वभाव के अच्छे गुणों पर प्रकाश डाला है। तो आज की क्लास में हमने लोक की प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा के बारे में डिस्कस किया है। इसे नेक्स्ट क्लास में हम लोक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।